আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন অমিত শাহ। এমন খবরে রাজ্য বিজেপি নেতাদের কাছে শুনিয়ে গেলেন তিনি। তবে কি সাংগঠনিক পরিবর্তন, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তা অবশ্য খোলসা করেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাঁকুড়া ও সল্টলেকের ইজেডসিসির বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন বাংলাই দলের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে কয়েক মাস দলীয় নেতাদের অবিচল থাকতে হবে। বাংলার নেতারাই পরিবর্তনের জন্য ভোট করাবেন। আপনাদের ভোটে লড়াই করবার জন্য দিল্লি সব রকম সহযোগিতা করবে। দিল্লি থেকে এসে আমরা সাধারণ মানুষকে বুথমুখী করব না। আমরা শুধু আপনারা যাতে কাজ করতে পারেন তার সব রকম ব্যবস্থা ও সহযোগিতা করব। নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের মধ্যে আমি একটা বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি। আশা করছি সেই সিদ্ধান্ত আপনাদের ভালো লাগবে। অমিত শাহর মুখে বড় সিদ্ধান্তের কথা শুনেই রাজ্য বিজেপির অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দলের ভেতরে রাজ্য বিজেপি নেতারা বুঝবার চেষ্টা করছেন কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে রাজ্য বিজেপি নেতারা ভালো মতো বুঝতে পারছেন তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলতেই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন অমিত শাহ। কারণ এবারে অমিত শাহর সফরে সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনো কথা হয়নি। পুরো সফরেই তৃণমূলকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়েই মূলত দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। অমিত শাহর বড় সিদ্ধান্ত নেওয়াটা যে তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না বলেই বুঝতে পারছেন বিজেপি নেতারা। ছিল এটা অরিজিনাল প্ল্যান, তো এটা এখন করতে হলো। যাই হোক, আমাদের খুব সৌভাগ্য আজকে শ্রী অমিত শাহজি আজকে সবাইকে সম্বোধনা করবেন। উনি প্রথমে একটু বলবেন, তারপরে আমরা কিছু প্রশ্ন নেব। আপনারা হিন্দিতে বলতে পারেন, বাংলায় বলতে পারেন, যে কোনো ভাষায় প্রশ্নটা করতে পারেন। তো সেটা নিয়ে কিছু অমিতজি প্লিজ স্টার্ট। চালু করো ভাই মাইক, মাইক প্রেস कर। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी का हृदय से स्वागत है। वैसे स्वपन दास जी ने थोड़ा कह ही दिया, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक दो बार इसको रीशेड्यूल करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आगे पर ऐसी तकलीफ न पड़े इसका ध्यान भी रखेंगे। मित्रों, आज मेरा आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक दो मीटिंग कर कर बंगाल का 2 दिन का दौरा मेरा समाप्त हो जाएगा। ये 2 दिन में 4 विभागों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग समाज के कार्यकर्ताओं को मिलना हुआ। लगभग 180 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी एक हॉल के अंदर 2 तरफा संवाद भी हुआ है और इससे बंगाल की जो परिस्थिति मेरे ध्यान में आई है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे भी पार्टी से समय समय पर बंगाल की परिस्थिति के बारे में जानकारी आती ही है। 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल में मां माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल के अंदर परिवर्तन किया था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं भी थी, आशाएं भी थी और वो चाहते थे कि उनकी संवेदनाओं को उचित प्रतिसाद मिले, प्रॉपर रिस्पांस मिले। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां माटी और मानुष का नारा
तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी, किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है और जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है। मैं जहां जहां गया, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग रोड पर आए हुए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत के लिए कम थे, ममता जी पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। एक आंख में तो ममता सरकार की विफलताएं और असंवेदनशील शासन के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता था और दूसरी आंख में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही इसको बदल सकती है, ऐसी आशा दिखाई पड़ती थी। इसका कारण है बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, चाहे वो बीमारू राज्य हो, पहले बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा शासन आया, वहां पर हमने स्थिति को बदला है। गुजरात के अंदर भी स्थिति को अंदर परिवर्तन लाए हैं। देश के अंदर सुशासन का एक नया मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सेट किया है और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनने के बाद 5 ही साल में लगभग 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे धन धन का अकाउंट देना हो, उसको अर्थतंत्र के साथ जोड़ना हो, चाहे घर देना हो, घर के अंदर गैस का सिलेंडर देना हो, बिजली देनी है, शौचालय देना है और अब शुद्ध पीने का पानी देना है। किसानों को हर साल 6,000 रुपया देना और गरीबों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देना। एक नया आशा का संचार 60 करोड़ गरीबों के लिए किया है और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बंगाल के अंदर विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगली टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना देना। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सूत्रपात, एक नया अध्याय ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और शायद ही कोई राज्य में ये तीनों चीजें हुई होगी। एक भी होती थी तो राज्य के पतन के लिए वो जिम्मेदार होती थी। यहां तीनों की तीनों चीजें बहुत स्किलफुली और बहुत सफल तरीके से ममता जी ने आरोपित करी है, प्रत्यारोपित करी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण करा है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण करा है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भ्रष्टाचार के उदाहरण मैं देना नहीं चाहता, कई बार मैं बंगाल की जनता और आप लोगों के सामने बोल चुका हूं, पूरी सूची है मेरे पास, आप पूछोगे सवाल में तो बता भी दूंगा। मगर साइक्लोन और कोरोना की महामारी में भी, सहायता में भी भ्रष्टाचार करने से तृणमूल की कैडर नहीं चुकी है, पीछे नहीं पड़ी है।
ये इसका सबसे निकृष्ट और लेटेस्ट उदाहरण है। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता के बहुत बड़े वर्ग के मन में क्या हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा असुरक्षा का भाव खड़ा हुआ है। ढेर सारे मामले हैं तुष्टीकरण के, और तुष्टीकरण यहां तक पहुंचा कि एक प्रकार से बंगाल में 3 कानून हैं, एक अपने भतीजे के लिए, दूसरा अपनी वोट बैंक के लिए, और तीसरा आम बंगाली के लिए। शायद ही देश में कोई एक राज्य होगा जहां 3 कानून चलते होंगे। কলকাতা থেকে নীল বণিকের রিপোর্ট দৈনন্দিন।